सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। नोमैड एम्पायर देन दैट मीन्स यायावर साम्राज्य वीडियो का सेकंड पार्ट है। क्लास 11 की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग 2022 के सीरीज में ये आ रहा है। दोस्तों एनसीईआरटी के अंदर ही चैप्टर 5 आज भी है, तो मैंने लास्ट पार्ट में उसमें चैप्टर 3 लिखा था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जब बच्चे सर्च करते हैं तो चैप्टर 3 नहीं डालते हैं, चैप्टर 5 ही डालते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर 5 ही है ये। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चैप्टर 5 लिखा है, क्योंकि हमें पता है चैप्टर 4 जो है वो ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, सॉरी चैप्टर 3 जो था एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट अभी भी है। मैंने पिछले पार्ट में जो सेकंड पार्ट कर दिया था, लेकिन मुझे थर्ड पार्ट ही रखना चाहिए था, क्योंकि प्रॉब्लम है, इसी वजह से चैप्टर 4 ऑफ कोर्स डिलीट कर दिया इस बार एनसीईआरटी ने, और चैप्टर 5 हम लोग कर रहे हैं नोमैडिक एम्पायर। आई होप आपने वीडियो का पहला पार्ट काफ़ी अच्छी तरीके से समझा होगा। वीडियो का पहला पार्ट नहीं समझा है तो जाके पहले उसे वॉच आउट करिएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट आपके दिमाग के हिस्से खोल देगा, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल्ड में इसमें चीज़ें निकाली है, बिकॉज एनसीईआरटी में उस सही तरीके से चीज़ें नहीं बताई गई है, दैट इज़ वाई। आप ईपी फैमिली टेलीग्राम अकाउंट पे जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नोट्स आपको मिल जाते हैं, और दूसरी बात आपको इंस्टाग्राम अकाउंट हमारा है, आप जा सकते हैं वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए जो भी चैनल के रिगार्डिंग में होती है वो आपको मिल जाती है। सो लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था नोमैड्स एम्पायर होते क्या हैं, उनका सोर्सेस कैसे था, हम उनके बारे में जानते कैसे हैं, क्योंकि हालांकि किसी को थोड़ा ना पता है कि चंगेज़ खान कैसे पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, कौन सा पर्टिकुलर उसका एड्रेस था। सोर्स हमें जो मिले ना, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं लिखा था, दूसरे जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने लिखा था। फिर उनके बैकग्राउंड के बारे में हमने समझा, हमने पीरियोडिक नेचुरल क्लाइमेटीज़ के बारे में समझा, हमने देखा कि इसकी नेबरिंग कंट्री जो थी वो कैसा था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्यों बनाया गया, हमने एवरीथिंग वी विल डिस्कस। आज हम बात करने जा रहे हैं पूरी तरीके से चंगेज़ खान की फैमिली के बारे में, और चंगेज़ खान जो था किस तरीके से इतना बड़ा एम्पायर बिल्डअप कर पाया उसके बारे में। ये वीडियो का पार्ट अगर आप देख रहे हैं तो मैं माफ़ी चाहूँगा आपको ये बोल के कि अगर आप अभी देख रहे हैं तो ही देखिए, वरना वीडियो स्किप कर दीजिए, वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये जो पार्ट अगर आपसे छूट गया ना तो फिर आप कवर नहीं कर पाओगे, इसीलिए। सो लेट्स टॉक विद दिस। सबसे पहले तो बात करते हैं येसुगी के बारे में, जो ऑफ कोर्स चंगेज़ खान के फादर थे, और ओलेन करके इनका नाम है। एनसीईआरटी में थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है स्पेलिंग में, तो आप उसके पीछे मत जाइएगा, बस इतना याद रखिएगा येसुजी और उसके बाद ओलेन, ये दोनों क्या कहते हैं एक कबीले के अंदर रहते थे, जिस कबीले का नाम था कियात कबीला। कबीले को क्लेन कहा जाता था। ये जिस कुल से बिलोंग करते थे उसे हम क्या कहते हैं बोर्डजी गेट कबीला बोला करते थे, ठीक है। इतना आपने फोकस रखना है, एनसीईआरटी में बताया जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि कोई एग्जांपल के लिए हमारे पैगंबर मोहम्मद, जो ऑफकोर्स इस्लाम धर्म के संस्थापक, वो कुरैश कबीले से बिलोंग करते थे। कबीला वो होता है जिससे वो बिलोंग करते हैं, हालांकि इनके कबीले का नाम कियात कबीला था, कियात क्लेन से ये लोग बिलोंग करते थे। सो दोस्तों इन दोनों की शादी हुई, इससे इनके 4 बच्चे पैदा हुए। तैमुजिन जो चंगेज़ खान का बचपन का नाम था, उसके बाद हसर लिखा हुआ है, देन उसके बाद यहाँ पे हचून लिखा हुआ है, उसके बाद तैमूग लिखा हुआ है ना, ऐसे बहुत सारे, मतलब 4 तो सगे थे और 2 उसके सौतेले भाई थे। सो टोटली 6 भाई हैं। तो ऑफकोर्स यीशु जी ने उनकी स्टेप मदर कोई और भी होगी जिनसे शादी करी है। तो कह सकता हूँ कि शुरुआती समय में जो कबीले के अंदर ये थे ना, उनकी काफ़ी अच्छी चलती होगी, ठीक ठाक। और ऑफ कोर्स चंगेज़ खान जो बचपन का नाम उनका तैमुजिन था, उनके फादर उस कबीले के हेड थे। कबीले का काम होता है कि नए रिसोर्सेज को देखना, नई जगह को एक्वायर करना, कबीले को आगे बढ़ाना। तो पूरे के पूरे मंगोल के अंदर ना कोई अकेला शासक नहीं था, ऐसे कई हज़ारों कबीले पूरे मंगोल के अंदर होंगे। तो चंगेज़ खान की एक फैमिली का कबीला उनमें से एक था, और चंगेज़ खान के शुरुआती समय में 4 भाई थे और 2 भाई उसके सौतेले थे। अब प्रॉब्लम क्या हुई दोस्तों? प्रॉब्लम ये हुई कि तैमुजिन जब छोटा बच्चा था तो तैमुजिन के फादर की हत्या हो गई। अब हत्या जिसने करी वो कबीला कौन सा था वो एनसीईआरटी में उस तरीके से मेंशन नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा ये था कि कबीले के अंदर तैमुजिन के फादर को जहर देके मारा गया था, जब तैमुजिन अपनी लाइफ पार्टनर चुनने के लिए जा रहा था। तैमुजिन जब 9 साल का था तो उस टाइम पीरियड के अंदर यीशु जी कहीं जा रहे थे, वो भी अपने किसी चाचा की मदद करने के लिए जा रहे थे, और रास्ते में एक नया कबीला मिला। और उस समय जब कबीला एक दूसरे कबीले से मिलता है तो आपस में मतलब फ्रेंडशिप बनाने के लिए किसी प्रकार का प्रोडक्ट शेयर करता है, दूध शेयर करता है, या मांस शेयर करता है, या खाल शेयर करता है, कुछ भी फ्रेंडशिप को दिखाने के लिए। तो तैमुजिन जब 9 साल का था तो उसके पिताजी को
दूसरे कबीले के द्वारा जहर देके मारा गया था। और इस टाइम पे आप देख सकते हो, ये स्क्रीन पे मैंने वो चीज़ ले रखी है कि किस तरीके से वो पॉइजन उन्होंने पिया और ऑफकोर्स उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड करा था, लेकिन मेन बात ये है कि वो नहीं आया। तो उस टाइम यहाँ पे तातर कबीले का नाम था, ये जरूर याद रखिएगा, तातर क्राइट। मैं माफी चाहूंगा कि अगर स्पेलिंग या बोलने में कोई दिक्कत हो रही हो, लेकिन तातर क्लेन था वो, है ना। कियाइट इनका कबीला था और तातर केराइट करके जो था उस कबीले ने इनके फादर को पॉइजन मारा। देखिए तेमुजिन 9 साल का, फादर की डेथ हो गई, मदर बची हैं, 6 बच्चे हैं। और ऑफ कोर्स तेमुजिन अपनी वाइफ को बोर्टे को देखने भी गया था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, ना ही शादी हुई ना ही कुछ हुआ, क्योंकि वो एज शादी की भी नहीं थी। लेकिन इनके कबीले के अंदर ऐसा होता था कि बचपन से ही शादी की प्रथा चला दी जाती थी। तो ये जो लाइफ था ना तेमुजिन की मदर का, वो बड़ा संघर्षपूर्ण था, क्योंकि 9 साल की एज में जब इस तेमुजिन को क्या कहते हैं, इसके फादर नहीं थे, तो 10 साल तक उनकी लाइफ बड़ी हार्डशिप, बड़ी कठिनाइयों में भी थी, क्योंकि 10 के 10 भाई हैं। दूसरा कबीला ऑफ कोर्स तेमुजिन को मारने के लिए तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि उसको लगता है कि तेमुजिन, दूसरे कबीले को लगता है कि तेमुजिन जब बड़ा होगा ना तो ऑफ कोर्स वो उनके अपने फादर का बदला जरूर लेगा। लेकिन इनके कबीले का एक रूल था कि ये बच्चों को नहीं मारते थे और ना ही महिलाओं को मारा करते थे। ये दूसरे उस समय जितने भी क्लेन्स हुआ करते थे, वो एक तरीके का पहिया रखा करते थे और तलवार से नापा करते थे कि जिस दिन वो पहिए से बड़ा वो बच्चा हो गया ना, तो उस दिन क्या होगा, पहिए से बड़ा जब बच्चा होगा तो उसको गला काट दिया जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते, मतलब ये लोग ऐसा कर सकते थे। सो प्रॉब्लम ये थी कि तेमुजिन की हाइट नहीं बढ़ रही थी, उम्र तो बढ़ रही थी। तो इसीलिए क्या करा इस कबीले ने, जिस कबीले ने इसके फादर को मारा था, उस कबीले ने तेमुजिन को गुलाम बना लिया। कई सालों तक तेमुजिन गुलाम बना रहा और फाइनली तेमुजिन को मौका भागने का। और अब ये रखा था, तो इसको मौका मिल गया पूरी तरीके से भागने का। जब ये भाग के निकल जाता है तो अपनी मदर, अपनी वाइफ, इनसे मिल तो नहीं पाता है, लेकिन इसकी कोई मदद करने वाला बंदा होता है और वो मदद करने वाला भाई बनते हैं। के बाद ये अपने आप की संघर्ष की कहानी, जो अपने आप को बिल्डअप करने की सोचता है, ये बंदा फिर वहां से उठना चालू होता है और यहाँ से तेमुजिन से मिलता है दोस्तों। उसके बाद उनसे अपने रिलेशन बिल्डअप करता है, अपने लोगों का बदला लेता है। देन फाइनली ये जब वहां से भग के निकल जाता है तो कुछ अच्छे दोस्त बनाता है, जैसे कि यहाँ पे चू करके इसका नाम है। ब्रदर तो नहीं है, सगा भाई नहीं है, लेकिन जब इसके फादर को मार देता है जिस कबीले ने, और जिस कबीले ने उसको किडनैप कर लिया था, उस कबीले से जब भाग के निकला, छूट के निकला, तो बचपन में ये इन दोनों से मिला। ये दोनों सगे भाई थे, लेकिन जब इनसे मिला तो उन्होंने चाकू से अपना हाथ काटा, उसका हाथ काटा, दोनों ने फ्रेंडशिप करी। तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द ब्लडेड ब्रदर। दोनों ब्लडेड ब्रदर बने और ऑफकोर्स इन दोनों ने मिलकर बहुत सारी वॉरें लड़ी। बोगुरचू करके इनका नाम है, जम्मू का इसका नाम है। एनसीईआरटी के अंदर ये लिखा हुआ है कि दोनों ब्लडेड ब्रदर है। ब्लडेड ब्रदर सगे भाई नहीं, एक मदर के नहीं है, लेकिन इस समय पे इनके लिए ब्लडेड ब्रदर ऐसे ही होता था कि एक शर्त होती थी कि हम हाथ काट के अपने खून से हाथ मिलाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड ब्लडेड ब्रदर। फिर इनको उनके चाचा भी मिल जाते हैं जो केराइट कबीले से ही बिलोंग करते हैं। उनके चाचा जी ओनम खान करके उनका नाम था। तो जब इनसे मिलता है फिर तेमुजिन बहुत सारी वॉर लड़ता है। बहुत धीरे धीरे करके वॉर लड़ने के बाद एक दिन ऐसा होता है कि वो गलती से बोगुरचू को मार देता है, क्योंकि हालांकि वो नहीं मारता, लेकिन जम्मू का और उसके भाई ऐसे लोगों पे अटैक करते थे, महिलाओं पे, बच्चों पे, जो उनके कबीलों में शुरुआती समय से नहीं था। दैट इज वाई प्रॉब्लम क्या हुई, दैट इज वाई प्रॉब्लम हुई कि जब इसके दोस्त बने तो उसकी लड़ाई होगी किससे, जम्मू से। जम्मू का जो था दोस्तों, वो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, उसको लगा कि यार उसने मेरे भाई को मार दिया तेमुजिन ने, यानी कि चंगेज खान ने, तो मुझे इसका बदला लेना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम पे उसके अंकल जो थे ओनम खान करके, उसके अंकल उसके सपोर्ट में थे और जम्मू को कहीं ना कहीं उसके पास भी आर्मी थी और चंगेज खान भी धीरे धीरे अपनी आर्मी को बिल्डअप कर रहा था। सो दैट इज वाई चंगेज खान ने फाइनली क्या करा, तेमुजिन क्या कहते हैं, चंगेज खान ने अपने अंकल का इस्तेमाल करके, अपने चाचा का इस्तेमाल करके जम्मू को मारा। जमुका को मार दिया तो उसके बाद उसके मुंह में खून लगा, खून इन द सेंस, फिर उसको पता चलेगा कि वॉर लड़ते कैसे वगैरह वगैरह। और उसके जो चाचा थे, जिस क्लेन से बिलोंग करते थे उसके चाचा, वो तातर ही क्लेन से ही बिलोंग करते थे, फिर उसने अपने चाचा को भी मार दिया।
क्योंकि उसके फादर का बदला उसने फिर वॉर लड़के लिया। तो जमुगा को पहले हराया 1206 के अंदर, उसके बाद उसने अपने वॉर की शुरुआत करी अपने चाचा को हराकर। देन फाइनली चंगेज खान पूरे के पूरे मंगोल के अंदर धीरे धीरे करते 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 एक बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड कर लेता है, अपनी सेना बहुत बड़ी बिल्ड कर लेता है, और ये सेना चंगेज खान को बनाती है द ग्रेटेस्ट खान, द यूनिवर्सल रूलर। तो यहाँ पे ये बनता है द ग्रेट खान, इसको टाइटल मिलता है ओसेनी खान, यूनिवर्सल रूलर। और ऐसे करते 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 ही अपनी आर्मी को बिल्ड करता चला जाता है। जब तैमुजीन शुरुआती समय में 1662 के अंदर ओनम नदी के पास पैदा हुआ तो उस समय वो बिल्कुल नॉर्मल शांत सा, लेकिन संघर्षशाली जो उसकी लाइफ थी, मतलब बहुत स्ट्रगल से भरी हुई, उसको मजबूर कर देती है कि 9 साल की उम्र में उसके पिता को मार दिया जाता है। तो इसलिए वो सब चीज़ का बदला लेता है। बदला लेते 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 वो इतनी बड़ी आर्मी बना देता है अपनी कि पूरे के पूरे मंगोल के अंदर इतनी बड़ी आर्मी किसी के पास नहीं थी, और इसने पूरी तरीके से मंगोलों का इतिहास ही बदल दिया। इस बंदे ने मंगोल की क्या कहते हैं आर्मी को इतना बड़ा बिल्डअप कर दिया कि इसने जहाँ तक भी अपनी डायनेस्टी फैलानी थी, इस बंदे ने वहाँ तक डायनेस्टी फैलाई। इवन यूरोपियंस स्कॉलर्स इसके बारे में ये लिखते हैं कि भगवान से परमिशन लेके आए, जीतना ही जीतना है। तो ये एक तरीके जो भगवान से लेके आया था। आप खुद सोचिए कि कोई बंदा भगवान से परमिशन लेके आया है तो वो कितना बड़ा इलाका जीत सकता है। सो दैट इज वाई आप ये देख सकते हैं मैप में इस बंदे ने कैसे धीरे 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 करके पूरा इलाका जीता और अपने नए नए अभियान चलाने उसने चालू करे। तो ये अभियान जो उसने चलाए, बहुत कैंपेन चलाए। सबसे पहले चाइना को उसने कैप्चर करा। यहाँ पे सीसिया करके एक डायनेस्टी है, चिंग डायनेस्टी है, सैंग डायनेस्टी है, ये सारे राजवंशों को उसने खत्म करा। राजवंशों को खत्म करने के बाद उसने अलग अलग तरीके से वॉर लड़ी, काफ़ी सेटिस्फाई हुआ। फिर उसने फाइनली दूसरे इलाके नॉर्थ ईस्ट के, यानी काराखेता करके एक जगह है, ये काराखेता इधर का इलाका है, इधर के इलाकों में उसने लड़ाई करी। फिर ख्वारिज़्म के आसपास के इलाकों में उसने लड़ाई करी, और ऐसे करते 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 उसने बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद, सुल्तान मोहम्मद, उसको हराने के लिए वो ख्वारिज़्म तक चला गया था, और उसका बेटा जलालुद्दीन, मोहम्मद जलालुद्दीन, उसको भी मारने के लिए वो दूसरे इलाकों के अंदर पहुंच गया था। क्योंकि वहाँ पे क्या कहते हैं ख्वारिज़्म के आसपास जो मोहम्मद सुल्तान था वो जानता नहीं था कि क्या कहते हैं चंगेज़ खान था कौन। लेकिन जब उसका सामना हुआ ना तो फिर उसकी हालत ख़राब हो गई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि इतना बड़ा इलाका उसने कैप्चर करा। एनसीईआरटी में काफ़ी तरीके से मेंशन कर रखा है। और ये चीज़ जो मैंने आपको बताया कि मंगोल कितने विनाशकारी थे, इसके बारे में देख सकते हैं जुबेनी एक इतिहासकार है, उसने बताया कि किस तरीके से जहां जहां वो जाता था ना इतने सारे लोगों को मारता चला जाता था। जैसे कि निशापुर के अंदर उसने 17,47,000, हेरात के अंदर उसने 16 लाख लोगों को, बगदाद के अंदर उसने 70,000 लोगों को, बहक एक जिला था वहाँ पे 70,000 लोगों को, उसके बाद यहाँ पे कोहिस्तान प्रांत उसमें 12,000 लोगों को, मतलब उसने मौत के घाट उतार दिया लोगों को। तो ऐसा कहा जाता है कि हर दिन उसने क्या कहते हैं एक महीने के अंदर 13 लाख लोगों को मारा। तो हर दिन वो 1 लाख लोगों को मारता था, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल बोकारो के अंदर है। जुबेनी एक फ्रांस क्या कहते हैं पर्शियन इतिहासकार है, वो बताते हैं कि एक बार उसके सोल्जर को किसी ने गलती से मार दिया था, उसके आर्मी के हेड को, तो उसने पूरा का पूरा गाँव ही जला दिया। सो मतलब ये मतलब एक कह सकते हो कि जैसे हमारे इंडिया के अंदर वो अशोक था ना, जिसने मतलब अशोक ने पूरा का पूरा इलाका उड़ीसा का जला दिया था, तो उसमें 1.5-2 लाख लोगों को मार दिया था। तो सेम उसी के कई हज़ारों साल पहले हज़ारों साल बाद चंगेज़ खान ने कांड करे। तो चंगेज़ खान एक ऐसा खान जो ऑफकोर्स इंडिया आना चाह रहा था, लेकिन वो जलालुद्दीन को ढूंढते इंडिया आना चाहता था। लेकिन इंडिया का क्लाइमेट और मंगोलिया का क्लाइमेट थोड़ा सा अंतर है। दैट इज़ वाई मैं कह सकता हूँ कि नेचुरल हैबिटेट जो उसके लायक नहीं था, इसलिए चंगेज़ खान जो था 1227 में उसकी डेथ हो गई। तो लगभग 1206 से लेकर 1227 के बीच में इस चंगेज़ खान ने इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड करा कि किसी के बाप के बस की बात नहीं थी कि इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड करके चला जाए। तो चंगेज़ खान मरा, बहुत क्या कहते हैं आश्चर्यजनक मौत हुई उसकी, लेकिन ऑफ कोर्स उसने वो एबिलिटीज़, वो इनोवेशंस करके गया जो उसकी मिलिट्री को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाती है, और इसी वजह से क्या कहते हैं वो जीता बहुत सारे इलाके। और दोस्तों यहाँ से अब हमें समझ में आता है कि वो इतने सारे इलाके क्यों जीत पाया। अगर आप देखें जीतने का क्या कारण था मंगोलों का,
कि वो इतने बड़े इलाके जीत पाए, इतने सारे इलाके जीत पाया? चंगेज खान के पास ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी थी जो इतने सारे बड़े इलाके वो जीत पा रहा था? क्या कारण था कि वो जीतता था? तो उसके लिए हमें क्या समझना है? उसके लिए हमें समझना है नंबर 1, उसकी मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक थी। वो ऐसे अटैक करते थे कि किसी से अटैक हो ना तुरंत ही मार मुर के निकल जाते थे, मतलब सोचते नहीं थे, बस मारना और निकलना है। ये सबसे इनकी पावरफुल स्ट्रैटेजी थी। दूसरा, ये उस समय पे क्या कहते हैं, ही हैड अचीव्ड ऑल मिलिट्री विक्ट्री बाय हिज एबिलिटी ऑफ इनोवेट एंड ट्रांसफॉर्म वेरियस एस्पेक्ट ऑफ स्टेबल कॉम्बैट इनटू द मिलिट्री स्ट्रैटेजी। उसने हर तरीके की मिलिट्री स्ट्रैटेजी को अपनाने की कोशिश करी जैसा वो चाहता था। उसकी हंटिंग स्किल बहुत अच्छी थी, घोड़ों को भगाने की स्पीड अच्छी थी, टर्किश घोड़े इस्तेमाल आर्मी में करता था वो बुरी तरीके से, तो उसकी आर्मी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों को ट्रेन करता था। उसकी शूटिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी थी। और दूसरा, उस बंदे ने पूरी तरीके से क्या करा, उसने ये जो उसकी आर्मी थी ना, वो ठंडे इलाकों के अंदर भी क्या कहते हैं जाके अटैक किया करती थी। तो लोगों को लगता है कि ठंड में कहाँ से आएंगे घोड़े, लेकिन वो जब नदियाँ जम जाती थी ना तो वो अपने घोड़ों को वहाँ पे चलाया करता था और फ्रोजन रिवर के ऊपर भी पूरी तरीके से अटैक करा करता था। इवन मैंने ये भी देखा था कि ये चीज़ जो एनसीईआरटी के अंदर क्या कहते हैं बताई हुई काफ़ी अच्छे तरीके से, इससे बोलते हैं नेफत बमबारी। ये मतलब नेफत बॉम्बेंड बोलते हैं। अगर आप देखें तो कुछ ऐसा जैसे बाहुबली के अंदर इस्तेमाल करा गया था, वो कई साल पहले उस बंदे ने वहाँ पे इस्तेमाल करा था कि एक कुछ सिस्टम बनाएगा कि बैठे बैठे यहाँ से वो बहुत दूर से चीज़ें मार देगा, और ये चीज़ बहुत कामयाब हुई। इसे पोर्टेबल बम फेंकने में, कोई तीर फेंकने में, कोई चीज़ फेंकने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती थी, और ये चंगेज़ खान ने काफ़ी अच्छा करा था। जैसे कि हमने बाहुबली की मूवी में देखा था कि बंदे एक ही बारी के अंदर कुछ ज़्यादा जाते थे और फिर पहुँचते थे और पूरे के पूरे वहाँ जाके अटैक करते थे और वहाँ पे जाके चीज़ें पहुंचा दिया करते थे। तो ये थोड़ा सा इनक्रेडिबल था चंगेज़ खान की एबिलिटीज़ में से, जो बाहुबली की मूवी के अंदर मुझे देखने को मिला था। तो ये चंगेज़ खान ने अडॉप्ट करा था। सो ये उसके जीत के कारण थे। तो डेटा आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है सही तरीके से कि 1667 के अंदर जन्म हुआ। उसके बाद ये टाइम पीरियड उसकी गुलामी का, जब उसको गुलाम बनाया गया, उसके बाद उसने बहुत सारी संधियां करी, जीते, इलाके जीते, और 1203 से लेकर 1227 तक वो जीता। 1206 के अंदर चंगेज़ खान ने पूरी तरीके से अपने आप को यूनिवर्सल रूलर बनाया, बहुत बड़ी आर्मी बनाई, और 1227 के अंदर उसकी डेथ हो गई। सो दोस्तों, ये है पूरी की पूरी चंगेज़ खान की कहानी। चंगेज़ खान जीता कैसे, अभी तो खैर और भी है। चंगेज़ खान के मरने के बाद भी उसने अपनी डायनेस्टी को फैलाया था, उनके बेटों ने उसकी डायनेस्टी को फैलाया था। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। बोटे जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया, वो एक अपने आप में यूनिक है। तो कंक्लूजन अगर हम देखें तो हमने चंगेज़ खान के बारे में जाना। चंगेज़ खान ने 1227 से 1219 के बीच में क्या किया, चंगेज़ खान इंडिया से उसका कैसा रिलेशन था, और चंगेज़ खान की जीत के क्या कारण थे। सो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। वीडियो का तीसरा पार्ट ना अगले लेक्चर सीरीज में लेंगे। कंक्लूजन में आज हमने यही सीखा है, ये चीज़ जो एनसीईआरटी नहीं बता रही है वो एपाठशाला चैनल आपको बता रहा है। आई होप ये वीडियो आपको क्या कहते हैं यूजफुल लगी होगी। सो वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलते हैं लेक्चर सीरीज में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।